हेलो बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। चलिए हम लोग वेक्टर के सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर आज वेक्टर के सीरीज में क्या खास है। तो आज वेक्टर के सीरीज में है हमारा पोजीशन वेक्टर, या फिर आप इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हो। एक बात तो तय है कि मोशन हर चीज में लगभग है, ऐसा कोई भी चीज यूनिवर्स में नहीं है जो रेस्ट में है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से हम लोग काइनेमेटिक्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अच्छा, मोशन अगर हर चीज में है तो हर चीज अपना पोजीशन बदलता है। अब सवाल यहाँ खास है कि अगर कोई भी चीज अपना पोजीशन बदल रहा है तो उसको वेक्टर के तौर पे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब कोई बंदा या कोई भी बॉडी, ठीक है, अपना पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बदलता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, और इसका फील्ड वाला पार्ट आप काइनेमेटिक्स में ज्यादा डिटेल से एनालाइज करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आज का पार्ट बोरिंग होने वाला है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आप धैर्य रखें और देखेंगे कि टॉपिक आज भी कहीं ज्यादा मजेदार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर। पहले ये समझिए कि पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। ठीक है, और इससे हमें क्या फायदा होगा। अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे वेक्टर में, या आप वेक्टर लिखना सीखे हैं, है ना, लेकिन आपने कौन सा पार्ट सीखा है ये जरा बता दूं मैं आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है, ध्यान से सुनिए, ये हमारा ओरिजिन है और एक बंदा ओरिजिन से कोई एक पॉइंट पे जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ओरिजिन से किसी एक पॉइंट पे जा रहा है x, y पे, तो आप इसका वेक्टर आराम से लिख सकते हो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, xi क्या प्लस yj, है ना। तो इस तरह की चीजों को आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। यानी कि कोई वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन से अटैच है, उस वेक्टर को लिखना काफी आसान है। आप इसको टेल भी कह सकते हो या फिर आप इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, जो कहना है आप कह सकते हो। मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया गया है और अगर उसका टेल ओरिजिन में है तो उस वेक्टर को लिखना हमेशा आसान है ना। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हर वेक्टर टेल से ही हो? बिल्कुल नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेके हम समझाने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत होगा अगर वेक्टर सिर्फ हर वेक्टर का टेल ओरिजिन यही हो, है ना। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक घर है, होम, ठीक है, आपका प्यारा सा घर है जो आजकल लॉकडाउन में आपके लिए एकदम ये बना हुआ है 24 घंटा, है ना। और सपोज कीजिए कि एक दुकान है शॉप 1 और यहाँ एक और दुकान है शॉप 2। ठीक है, अच्छा सोचिए, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। मान लीजिए इसका पॉइंट है x1, y1, है ना, और मान लीजिए इसका पॉइंट है x2, y2। फील करते हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा सोचिए, अगर आपको कोई सामान लेना है, ये आपका बहुत प्यारा सा शॉप है, आपका प्यारा सा घर है, आप अपने घर से यहां गए सामान लेने। ठीक है, एक बात बताइए, यहां से आप यहां गए तो इसको तो आप वेक्टर में लिख सकते हैं, है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शॉप 1 विद रिस्पेक्ट टू होम? बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का टेल ओरिजिन में है। ये तो खैर बड़ा मजेदार बात है। अच्छा सोचो, सारा सामान यहां नहीं मिला, कुछ सामान यहां नहीं मिला। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि शॉप 2 जाना है तो आप बोलोगे भैया मुझे तो वेक्टर नहीं आता है और यहां से यहां मुझे जाना है। अब तुम करोगे क्या? फिर वापस जाओगे और फिर ऐसे जाओगे वेक्टर लिखने के चक्कर में। क्या तुम ऐसा कभी करोगे कि यहां से गए शॉप 1 फिर यहां से आ गए? ताकि भाई क्यों? क्योंकि फिजिसिस्ट को दिक्कत नहीं हो कि हम फिजिसिस्ट तो हमेशा ये जानते हैं कि अगर टेल ओरिजिन में है, हमेशा अगर ओरिजिन ही इनिशियल पॉइंट है तब तो हम वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप फिजिसिस्ट को आसान करने के लिए क्या करोगे? आप यहां से आ गए, फिर वापस घर गए, सामान रखे और फिर यहां से शॉप 2 गए ताकि इसका लोकेशन लिखा जा सके, है ना, और आप इसको लिख के बता सकते हो। तो अब समस्या ये है कि हर बार आप ओरिजिन से कहीं भी मूव नहीं करते। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप क्या करते हो, घर से दुकान गए, इस दुकान से उस दुकान में गए, लेकिन ध्यान से देखो, अगर आपने घर को ओरिजिन माना तो ये दुकान अब आपका ओरिजिन नहीं रहा और ये दुकान भी अब आपका ओरिजिन नहीं रहा। अब आप कहां से कहां गए? इस दुकान से इस दुकान। अब यहां पे खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर आप इस दुकान से इस दुकान में गए हो तो देखो इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा।
क्लियर। अगर आप इस दुकान से इस दुकान में गए हो तो इस वेक्टर को कैसे लिखा जाए। अगर आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो तो आपको दिखेगा कि इस वेक्टर का टेल ओरिजिन में नहीं है, कोई एक जनरल पॉइंट है ना। और इस वेक्टर का हेड, खैर हेड तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर का टेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वेक्टर को लिखना आसान क्यों है, ध्यान से देखो। इस वेक्टर को लिखना आसान इसलिए था क्योंकि इसका टेल ओरिजिन में। इस वेक्टर को लिखना आसान क्यों है, क्योंकि इसका टेल ओरिजिन में। लेकिन इस वेक्टर को लिखना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसका टेल ओरिजिन में नहीं है। अब यहां पे गेम यही आ जाता है कि अगर कोई वेक्टर का टेल ओरिजिन में नहीं है तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर में इसी चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, समझ गए ना बिल्कुल अच्छे से। तो मैं आपको फील भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो समझ गए। तो चलिए एक जनरल पॉइंट से हम बात करते हैं, आपको पूरा फील कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम चिंता किसी को नहीं करना है, ठीक है। चलिए फील कराते हैं आपको, ठीक है। देखिए अब आप सोचिए कि कोई एक ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो ये एक्चुअली 2D है, 2D में ड्रॉ करो, लेकिन इसमें 3 जनरल पॉइंट्स में 3D कर लूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। सोचो एक कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई बटरफ्लाई या कुछ है। जैसे आप इमेजिन करो कि मान लो कि मेरे हाथ में एक बटरफ्लाई है, ध्यान से देखना। अगर मेरे हाथ में एक बटरफ्लाई है और मैंने इस बटरफ्लाई को छुआ, ठीक है। और देखो यहाँ पे ओरिजिन, इस बार देखो ये ओरिजिन यहाँ नहीं है, ओरिजिन तो मेरा रूम का कॉर्नर है और मैं रूम की मिड में हूँ, समझ रहे हो ना। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई को छोड़ा, तो देखो बटरफ्लाई का तो नेचर जानती है, उड़ते हुए ऐसे चलेगी गिट 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 गिट, ठीक है। ये तो 3D में उड़ रही है, बटरफ्लाई किस में उड़ती है, 3D में। तो अगर 3D स्पेस की बात करेंगे, एक्स देखो ये था एक्स वाई या एक्स वाई जेड। तो अगर इस 3D का बात करोगे तो एक बटरफ्लाई यहाँ थी, उड़ते हुए चली गई गिट 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 गिट। अच्छा ये बटरफ्लाई अगर उड़ते हुए चली गई तो ध्यान से देखो, ये बटरफ्लाई का इनिशियल पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। और ये बटरफ्लाई का कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो वेक्टर में, याद है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक खास बात क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ध्यान से सुनो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। एक चीज ध्यान देना, बटरफ्लाई ऐसे भी जा सकती थी या ऐसे भी जा सकती थी, या ऐसे भी जा सकती थी। बटरफ्लाई का मोशन किसी भी तरीके से या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस ध्यान देना ये है कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। बटरफ्लाई का मन कैसे उड़े, बस बटरफ्लाई भाई हमने जो 2 पॉइंट बनाए, अगर ये बटरफ्लाई का ये 2 पॉइंट फिक्स है, यहां से उड़ी बटरफ्लाई और यहां तक गई, तो यही इसका पोजीशन वेक्टर, यही यहां से उड़ के यहां तक गई, यही इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर। तो अगर हम इस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर बटरफ्लाई यहां से उड़ के यहां गई तो यही इसका पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बटरफ्लाई सीधा उड़ी है, हो सकता है बटरफ्लाई ऐसे उड़ के गई हो टिंग, हो सकता है ऐसे उड़ के गई हो टिंग, समझ में आना। बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ गए कि मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ पे उड़ के बटरफ्लाई यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये तो इनिशियल पॉइंट है, तो लेट दिस पॉइंट बी x1, y1, z1। इस पॉइंट को मैंने x1, y1, z1 मान लिया। अच्छा, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, x2, y2, z2। ये हमने मान लिया, लेट कर लिया। अच्छा अगर आप लेट किए तो देखो बटरफ्लाई उड़ के यहां से यहां जा रही है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर बटरफ्लाई उड़ के यहां से यहां जा रही है तो ये इसका हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर, यही हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हाँ यहां खास बात ये ध्यान देने की बात है कि पोजीशन वेक्टर एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, जिसमें टेल आपका कहीं भी हो सकता है, वो ओरिजिन में भी हो सकता था या किसी जनरल पॉइंट में हो सकता था। लेकिन अगर ओरिजिन में तो उसके वेक्टर को लिखना हमेशा आसान माना जाता है। अगर किसी और जनरल पॉइंट में तो कैसे लिखेंगे, बस यही पढ़ना है। और जनरल पॉइंट के अंदर ओरिजिन भी कंसीडर हो सकता है, इसलिए अगर आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसको भी इनडायरेक्टली समझ रहे हो। क्लियर। लेकिन एक समस्या है यहाँ। अब सवाल है कि सर इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वेक्टर का टेल तो ओरिजिन में है नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं, तुम लोग फिजिसिस्ट हो, ठीक है, हिम्मत नहीं आ रहा, जरा सोचो क्या करेंगे, सोचो, थिंक ऑन इट, सोचो। अच्छा सोच लिए, बिल्कुल, कुछ लोगों ने बोला हाँ सर सोच लिए। ध्यान दे, देखो इस वेक्टर का टेल कोई ओरिजिन तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ मुझे इस वेक्टर को ड्रॉ करना है। खैर कोई बात नहीं, ये नहीं पता चल रहा,
लेकिन जरा ध्यान से देखो, इस वेक्टर को यहां से ज्वाइन किया जा सकता था कि नहीं, ध्यान से देखो, तो इस वेक्टर को यहां ज्वाइन किया जा सकता था, ध्यान से देखो, तो ये एक वेक्टर हो गया, ध्यान से देखो। अच्छा, आपने इसको ड्रॉ कर दिया और इसको ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखो। अब खास बात है, ये जो दो ब्लू लाइन है, देखो ब्लैक लाइन हमारा हमको निकालना ब्लैक लाइन वाला है, ब्लैक वेक्टर निकालना है, लेकिन सवाल है कि ब्लैक वेक्टर को आप आसानी से नहीं लिख सकते। तो ब्लैक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो ब्लू वेक्टर का सहारा लिया। क्यों दो ब्लू वेक्टर का सहारा लिया? क्योंकि इन दोनों ब्लू वेक्टर का टेल ओरिजिन में है, और जिस वेक्टर का टेल ओरिजिन में होता है उसको हम लिख बहुत आसानी से सकते हैं। दैट्स राइट, हमने क्या किया, इनके टेल को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, है ना। और आप लॉजिक से भी सोचो, लॉजिक से भी आपको मैं एकदम पूरा फील कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, अच्छा अगर आप इस वेक्टर को देखोगे तो देखो ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। और आप समझो, अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये आपका कौन सा वेक्टर है, देखिए ये वो पॉइंट है जो इनिशियल के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। ये इस बंदे का इनिशियल पोजीशन बता रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इस बंदे का फाइनल पोजीशन बता रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना। और आप लॉजिक से भी सोचो, लॉजिक से भी सोचो, अगर कोई बटरफ्लाई यहाँ है, ठीक है, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो हो गई। अगर आप इसको देखोगे ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मान लो कोई बटरफ्लाई यहाँ है, देखो यहाँ पे, ठीक है, और मान लो कि इमेजिन करो कि इस तरह का ओरिजिन है, ठीक है, तो बटरफ्लाई यहाँ है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, तो देखो ये हो गई इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो बटरफ्लाई का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसलिए ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बटरफ्लाई का इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर जरा सोचो, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, उसके बाद मान लो कि यहाँ से बटरफ्लाई उड़ा, ध्यान से देखो, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन यहाँ है, ध्यान से देखना, ओरिजिन यहाँ है, ठीक है, यहाँ से उड़कर बटरफ्लाई ऐसे गया, टिंग डिंग डिंग डिंग, तो बटरफ्लाई उड़ के यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखो, अगर आप, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, तो अगर जरा सोचो, अगर ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इनिशियल वेक्टर है, तो बताओ बटरफ्लाई की फाइनल पोजीशन तो ये होगी, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये वाला जो मेरा हैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फाइनल वेक्टर, है ना। हाँ, और देखो ये दोनों ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ है, क्लियर हो गया ना। आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको गेम समझ में आए। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो बटरफ्लाई यहाँ है, अब थोड़ा सा समझाता हूँ, बटरफ्लाई यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, बटरफ्लाई का मन क्या उड़ा, उड़ के वहां चला गया, ठीक है, तो ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ये देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है। आप ही सोचो, आप अगर किसी रूम में बैठे हो और रूम का एक कॉर्नर इनिशियल है, तो आप इनिशियल पॉइंट में, अगर आप में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तभी तो आपका फाइनल वेक्टर डिफाइन होगा। तो इनिशियल पोजीशन, देखो फाइनल पोजीशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला कि आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, और दूसरा कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है। क्लियर हो गया ना, एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो देखिए क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया ना, कि पहले ये देखना है कि आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके बाद आपका पोजीशन वेक्टर बताएगा। अगर आपका पोजीशन वेक्टर यहाँ है तो फाइनल पोजीशन यहाँ आएगा, अगर आपका पोजीशन वेक्टर यहाँ है तो फाइनल पोजीशन यहाँ आएगा, है ना। तो ये देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बड़ा खास है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि अगर ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, तो ये मेरा कौन सा वेक्टर है, समझ में आ रहा है ना, ये ही फाइनल पोजीशन है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो मुझे इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आप इस वेक्टर को बहुत ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो, तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल कंबाइन हो रहा है ना भाई, ध्यान से। इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल कंबाइन हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, हेड टेल कॉम्बिनेशन, और ये टेल बचा और ये हेड बचा, तो ये इसका रिजल्टेंट दे रहा है। तो हम लोग अगर वेक्टर के हेड टेल कॉम्बिनेशन से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, क्लियर। तो अगर हम लोग हेड टेल कॉम्बिनेशन को समझते हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशन टेक्निक, बार बार मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं सीखना है, ठीक है, बाकी सब ओल जोल है, बाकी सब मोह माया है, क्लियर। हेड टेल कॉम्बिनेशन, तो आप बोल सकते हो हेड टेल कॉम्बिनेशन में क्या, देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर टिंग प्लस पोजीशन वेक्टर डिंग इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर टिंग, समझ में आया ना, तो फाइनल वेक्टर, क्लियर। तो देखो टिंग टाउन इज इक्वल टू डाउन, है ना, अरे समझ गए होगे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर, फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन। नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फाइनल पोजीशन, है ना।
यही है हमारा, ध्यान से। और ये फील्ड भी आता है, समझ गए। अगर कोई बंदा कहीं है इनिशियल में, देखो ये इसका इनिशियल है, तो यहाँ से अगर ओरिजिन लेंगे तो इनिशियल वेक्टर, उसके बाद इसने डिस्प्लेसमेंट करा तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, तो इसकी फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगी, यही होगी ना। पूरा फील आ गया होगा। तो फाइनल पोजीशन हमेशा किसी बंदे का दो चीज पर डिपेंड करता है, इनिशियल वो कहाँ है और दूसरा उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है। क्लियर। अच्छा अगर आप देखो एक बात बता, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, ये तो मैं लिख ही सकता था, है ना, ये वेक्टर को मैं लिख सकता था। अच्छा बता, मैं ये लिख सकता हूँ और मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो क्या अब मैं ये नहीं लिख सकता? यही तो हमारा फोकस है। अगर आप इस वेक्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, समझ में आ गया होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर। जरा ध्यान से देखो, कहीं किसी को डाउट है ना, यही आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। क्लियर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया? कहीं डाउट है तो पूछो, कहीं भी डाउट है, कहीं भी डाउट है जरा सोचो। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बताइए पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन सकता है, जरा ध्यान से देखिए। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अच्छा फाइनल पोजीशन को तो आप लिख सकते थे, देखो ये वेक्टर है ना, तो इसका तो ये पॉइंट है, तो फाइनल पोजीशन की जगह आप क्या लिख सकते थे, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, आप लिख सकते हो ना ऐसा, माइनस है ना x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल, देखो मैं लिख सकता हूं नहीं, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और यह हो गया आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर आप इसको थोड़ा बहुत आई के साथ कंबाइन करोगे, समझ रहे हो ना, लिटिल बिट रीअरेंजमेंट। और एक चीज याद रखना, आई को हमेशा आई के साथ ऑपरेट करेंगे, जे को हमेशा जे के साथ, और के को हमेशा के साथ। ठीक है, क्यों? अभी सोचो, अगर मान लो एक टोकरी में, जैसे इमेजिन करो, इमेजिन समझाने के लिए, लॉजिकली, ऐसा नहीं कि अब इसी के पीछे पड़ जाना मास्टर जी के पीछे। ठीक है, ये 2 मैंगोज प्लस 3 ऑरेंजेस एक टोकरी में, और एक टोकरी में 7 मैंगोज प्लस 9 ऑरेंजेस। तो आप क्या करोगे, टोटल अगर पूछेगा टोकरी में कितना है, तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, इंडिकेटर हमेशा सेम इंडिकेटर के साथ होता है ऑपरेट। ठीक है, मैंगोज हमेशा मैंगोज के साथ। तो बताओ इस टोकरी में कितना है, 9 मैंगोज और कितना है, 12 ऑरेंजेस, ऐसे लिखोगे ना। तो मैंगोज को मैंगोज के साथ ऑपरेट करते हैं और ऑरेंज को ऑरेंज के साथ। उसी तरह आई कैप को आई कैप के साथ ऑपरेट करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ। क्लियर, क्योंकि ये सब इंडिकेटर्स है। ठीक है, बेसिकली दे आर इंडिकेटर्स। अच्छा अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप। मैं आई कैप की बात कर रहा हूं, इसको और इसको मैंने माइनस कर दिया, ये मैं लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। अच्छा अगर आप जरा ध्यान से देखो तो मैं अगला क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 जे कैप, ये भी मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और मैं अगला क्या लिख सकता हूँ, z2 माइनस z1 के कैप, मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम, एक एक चीज देखो, यही आपका फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर। कोई बोलते इसको रटो, अच्छा रटना कहाँ है, जरा सोचो, फील करो, रटना कहीं है क्या? अरे बंदा कहीं है, वो इनिशियल वेक्टर है, वो कहीं मूव कर गया, वो पोजीशन वेक्टर हो गया, तो जहां गया वो फाइनल वेक्टर है ना। तो बिल्कुल क्लियर है, ध्यान रखो, बंदा यहाँ था इनिशियल वेक्टर, वो मूव कर गया तो पोजीशन वेक्टर, और समझ में आ रहा है, मूव करके कहां चला गया तो फाइनल वेक्टर। तो इनिशियल वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर। फील करो, चीजें को रटने की जरूरत ही नहीं। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, एकदम ध्यान से देखिए, कहीं डाउट है जरा सोचिए, कहीं पर भी दिक्कत, पक्का? ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है ना, एकदम क्लियर। ऐसे आप देखोगे तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए कि आपका इनिशियल पॉइंट है x1 y1 z1, है ना, ठीक है, और आपका फाइनल पॉइंट है x2 y2 z2। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, वो तो कंसेप्ट का पार्ट था, लेकिन आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, यही हो गया आपका वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली x को x में माइनस करो, ठीक है, किस में माइनस करना है, x को x में, ठीक है, तो x को x में माइनस करो, पक्का समझ में आ गया ना। तो अगर आप x को x में माइनस करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, है कि नहीं, और ये आई कैप। क्लियर, y को y में माइनस कर दो तो y2 माइनस y1 जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस z फाइनल माइनस z इनिशियल, तो z2 माइनस z1 के कैप। तो ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर, है ना। अब आप अगर देखो, अगर आपको पोजीशन वेक्टर का वैल्यूज पता है, ये फॉर्मूला पता हो गया, तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, इस वेक्टर का लेंथ भी निकाल सकते हो, है ना।
सो द लेंथ ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली, ठीक है, ये तो आप जान ही हो, है ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, ये एक तरह का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी क्या है, एक तरह का वेक्टर है ना। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो आपका एक्स का काम कर रहा है, ये आपका देखो आई कैप का कोफिशिएंट है एक्स, जे का कोफिशिएंट यहाँ जो जे कैप, ये वाई की तरह काम कर रहा है और ये जेड, है ना। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसको लिखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख दो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो 10th का फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल, बस अंतर क्या था, 10th के फॉर्मूले में जेड वाला पार्ट नहीं था, है ना। आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर 2D का बात करते हैं जहां सिर्फ एक्स और वाई होता है, मतलब एक्स और वाई होता है ना, जहां जेड एक्सिस नहीं होता है, तो मतलब आप सिर्फ उस प्लेन की बात करते थे, तो वहां जेड का पार्ट कितना होता था, 0, ठीक है। अभी मैं आपको फील कराऊंगा, तो अगर आप 2D का बात करोगे तो जेड पार्ट तो वहां होता नहीं था, तो अगर आप 2D में देखोगे तो ये फॉर्मूला वही है ना, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे निकालते थे, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम चलिए फील भी करा के दिखाते हैं कि ये एकदम जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले की क्या खासियत है, ये 3D फॉर्मूला है, मतलब ये स्पेस में कहीं भी वैलिड है, ये हर मूवमेंट को ट्रैक इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक खास बात यह है कि इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में बात करो। जैसे अभी आप खुद देखो, आप जब 10th का बात करते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं एकदम समझाता हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जैसे इमेजिन करो कि मेरा एक इस तरह का प्लेन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। समझाने के लिए एकदम देखो, ध्यान से देखना, यानी इस तरह का प्लेन है, देखो एक्स वाई जेड। अच्छा अब आप सोचो, अगर ये मेरा रूम का बात हो रहा है, ये रूम का कॉर्नर है और ये मेरा प्लेन है, और यहाँ पे कोई चींटी चल रहा है, किस जगह पे, प्लेन पे। चींटी उड़ तो नहीं सकता ना, बोला नहीं सकते, चींटी के पंख होते हैं, खैर समझ ही रहो, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो पगला गया हो। खैर अब ध्यान से देखो, तो अगर आप इस प्लेन पे बात करेंगे तो कोई चींटी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो उस चींटी के मूवमेंट को देखोगे तो उस चींटी का कौन सा कंपोनेंट बदल रहा है, अगर लॉजिक से देखोगे, ध्यान से देखो, तो अगर आप इस प्लेन पे कोई भी चीज चला रहे हो, देखो एकदम फील करेंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है। अगर कोई इस प्लेन पे चल रहा है, आप लॉजिक से देखो, इस प्लेन पे, ये वाला हमारा प्लेन है, तो अगर कोई इस प्लेन पे चल रहा है, यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया, तो अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, ए और बी, है ना। तो पोजीशन वेक्टर तो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो अगर आप बी को लिखना चाहते हो x2 y2, क्योंकि यहाँ x2 और y2 बदलेगा, लेकिन जेड के ये तो ओरिजिन है, तो जेड का वैल्यू तो 0 होगा, और यहाँ ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, x1 y1 0। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये पार्ट 0 0 माइनस हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 आई क्या, है ना। तो इस सिचुएशन के लिए अगर कोई चीज xy प्लेन में है, ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज xy प्लेन पे चल रहा है तो उसका जेड पार्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर जेड 0 है तो 0 ही रहेगा। तो अगर कोई चीज xy प्लेन पे चल रहा है तो देखो इस सिचुएशन में अगर आप एनालाइज करोगे तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर, आराम से, जेड वाला पार्ट तो 0 रहेगा, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 जे क्या। लेकिन कुछ लोग और होशियार होंगे, बोलेंगे सर यहां तक तो ठीक है, तो ये वाला प्लेन क्या है, ये कौन सा प्लेन है, देखो ये प्लेन भी आपका जेड XY प्लेन ही है, बस ये कहां पे, तो देखो ये दोनों प्लेन में क्या अंतर है, फिर से समझना, एक एक चीज क्लियर करेंगे हम लोग। और याद रखना ये सब चीज मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं 3D का भी। इस बार वेक्टर के सीरीज को हम लोग अनलिमिटेड लेवल तक ले जाएंगे, एकदम गारंटी दिलाता हूं, ठीक है। तो सोचो, मान लो कि ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है, ठीक है। अगर मैं बोला जेड XY प्लेन, तो XY प्लेन बहुत टाइप के होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, XY प्लेन बहुत टाइप के होते हैं। अगर किसी ने बोला XY प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे है, तो देखो z इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ लो ना, यहाँ पे प्लेन है, z इज इक्वल टू 0 पे। किसी ने बोला नहीं z इज इक्वल टू 1 पे है, तो ये प्लेन यहाँ पे है, क्लियर। किसी ने बोला नहीं z इज इक्वल टू 3 पे है, यहाँ पे, z इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, z इज इक्वल टू 5 यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप अलग अलग जेड के लिए, तो देखो ये भी XY प्लेन है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी XY प्लेन है और ये भी XY प्लेन है, ठीक है। तो ये भी आपका XY प्लेन है, क्लियर, एक्स एक्सिस में है, एक्स और वाई प्लेन में। लेकिन देखो जो पैरेलल टू XY जितने भी प्लेन्स होंगे सब XY प्लेन है, ये भी XY प्लेन है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या, जेड की वैल्यू कुछ है, मान लो कि जेड की वैल्यू हमने 6 ले ली, यहाँ पे XY की क्या खास बात है, जेड की वैल्यू 0 है। उसी तरह आप ऊपर और एक प्लेन ले सकते हो, वहां पे जेड की वैल्यू कुछ और होगी। अब खास बात क्या है, अगर सोचो कोई बंदा यहां से यहां मूव किया, यहां से यहां, ठीक है, तो यहां से यहां मूव किया, मान लो
या यहाँ से। तो देखो इस बंदे में क्या खास बात है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको फिर से दिखेगा, यहाँ देखो एक्स और वाई दोनों बदलेगा, है ना। आप एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मूव करे, यहाँ देखो जेड इज इक्वल टू यहाँ से देखो, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ से मूव करेगा तो जेड इज इक्वल टू 6 तो यहाँ फिक्स है, और इसके पैरेलल ही मूव करना है, तो जेड इज इक्वल टू 6 तो यहाँ पूरा फिक्स है, ये जेड इज इक्वल टू 6 है, ये फिक्स है, बस एक्स और वाई बदल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ का मूवमेंट में आप इस पॉइंट को क्या लिखोगे, x1, y1, 6, जेड का वैल्यू फिक्स है ना, 6 को करो फिक्स, और यहाँ क्या लिखोगे x2, y2, 6। ध्यान से देखो, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर फिर से माइनस करोगे तो देखो 6 और 6 तो फिर से 0 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो XY प्लेन में हमेशा जो पोजीशन वेक्टर होगा इन टर्म्स ऑफ x और y के टर्म में होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ xi क्या, yj क्या, जहां की x का वैल्यू क्या होगा, x2 माइनस x1, और y की वैल्यू क्या होगा, y2 माइनस y1। एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे इतना ही नहीं, अब आप सोचो चीटी चल रही थी तो चीटी तो यहाँ पे बचे, उसके लिए XY प्लेन, लेकिन अगर सोचो कि कोई लिजर्ड है, ठीक है, कोई छिपकली है, तो उसके लिए वही पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है, छिपकली का समझ रहे हो ना मतलब, ठीक है, वॉल लिजर्ड है ना, आपके घर में मान लो कोई छिपकली है, ठीक है। तो अगर कोई छिपकली है तो जरा सोचो क्या होगा सिचुएशन, है ना। ये इस तरह से देख लो, एकदम क्लियर करना है हम लोग को, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं करेंगे हम लोग। ये x है, y है, z है। अब बताइए छिपकली को कहाँ रखें, है ना। ये आपका प्लेन है, ये आपका घर का फ्लोर है, ये आपका क्या फ्लोर है ना, और ये आपका घर का दीवार है, देखिए ये इस तरह का एक दीवार इधर है और एक दीवार इधर है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। 3D में देखोगे तो क्लियर होगा, तो टफ लग रहा है क्या, पक्का। तो कौन सी दीवार में चला बोलो, XZ YZ, कुछ लोगों ने इसमें चले या इसी में चलाते हैं, ठीक है। अगर सोचो कोई छिपकली यहाँ है, कहाँ चला बोलो, पक्का यहीं चला, ठीक है। अगर कोई छिपकली यहाँ तो देखो वो XZ प्लेन में चल रही है ना, तो XZ प्लेन में चल रही है, तो यहाँ पे अगर छिपकली यहाँ से आ गई तो ध्यान से देखना, यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 होगी, आपको जो फील नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा सा अजीब है, XYZ। तो अगर आप XY प्लेन की बात करो, देखो ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन में तो यहाँ y 0 है ना, ये ओरिजिन है, ध्यान से देखो। तो इस प्लेन में छिपकली चल रही है ना, तो यहाँ देखो ये हुआ आपका x, ये हुआ y, ये हुआ z। तो देखो x में और z में ही तो चेंजेस आ रहे हैं, तो जो भी पोजीशन वेक्टर बदलेगा, छिपकली यहाँ तो पोजीशन वेक्टर यहाँ, छिपकली यहाँ, तो देखो इनिशियल यहाँ था, ये फाइनल यहाँ, यही तो आपका पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है ना। तो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस कोऑर्डिनेट को देखोगे तो XZ प्लेन को देखोगे तो यहाँ हमेशा x y का पार्ट तो 0 रहेगा और z है ना, x1 0 z1, यहाँ क्या लिखेंगे x2 0 z2। जब आप इसको लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर में क्या दिखेगा आपको, समझ में आ गया होगा, x का टर्म दिखेगा तो xi कैप प्लस z k कैप, है ना, जिसमें x की वैल्यू x2 माइनस x1 होगा और z की वैल्यू क्या होगा, z2 माइनस z1। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर किस प्लेन पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पोजीशन वेक्टर xy प्लेन पे है या कोई भी वेक्टर xy प्लेन पे है, पोजीशन वेक्टर एक तरह का वेक्टर ही है, तो कोई भी वेक्टर अगर xy प्लेन पे है तो उसके जो टर्म्स होंगे वो x और y के टर्म में होंगे। अगर yz प्लेन पे है तो y और z के टर्म में होगा, अगर xz प्लेन पे है तो x और z के टर्म में होगा। लेकिन अगर 3D में है, जैसे मान लो कि x स्पेस में है ना, कोई बटरफ्लाई को आपने छोड़ दिया, गिट 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 उड़ गई, तो कहीं भी उड़ सकती है ना, कहीं भी जा सकती है, वो थोड़ी दीवार के किनारे किनारे चिपक चिपक के चलेगी, सिर्फ छिपकली थोड़ी है। तो छिपकली के लिए आपका दो जरूरत पड़ सकता है ना। हाँ, कुछ लोगों ने सर फ्लाइंग लिजर्ड है, तो खैर एक्सेप्शन तो जानते ही है, क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो लिजर्ड वगैरह के लिए, चीटी वगैरह के लिए आप दो XY XZ, मतलब समझ सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब आप बटरफ्लाई की बात करोगे तो 3D में उड़ सकती है, तो 3D में आप क्या करोगे, समझ में आ रहा है, XYZ। तो वेक्टर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। कुछ हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, है ना, एकदम क्लियर हो जाए। बेसिक न्यूमेरिकल, मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, 2-4 न्यूमेरिकल से आपको क्लियर कराना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पोजीशन वेक्टर का जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन को आप देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए, किसी ने बोला राम मूव्स फ्रॉम, राम जो है वो कहां से कहां जा रहा है, ध्यान से देखो, राम मूव्स फ्रॉम, ठीक है, कुछ भी तो चलने वाला इंसान है, तो एक्स वाई का ही बात कर लेते हैं। राम मूव्स फ्रॉम 2, ठीक है, कुछ भी क्या ले ले बोलो,
4,8, ठीक है, ये राम का मूवमेंट है। तो राम यहां से आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो राम यहां से आ गया, कैसे गया ये आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना, फाइंड पोजीशन वेक्टर। क्या करना है, फाइंड पोजीशन वेक्टर, क्लियर है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, फटाक से कर लिए होंगे, बहुत आसान सवाल है, मैं कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने इस बार बोला है कि मैं 0 लेवल का भी बात करूंगा और हायर लेवल का भी, इसलिए ध्यान से देखो। अगर आप इस सवाल को समझ गए तो देखो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, और आपको क्या निकाले, पोजीशन वेक्टर। तो याद है ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्लियर है एकदम, एक बार फिर से देखो, एकदम याद हो, ये कोई बंदा यहाँ, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, थोड़ा मूव करके दिस इज पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया फाइनल वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखे थे, याद आ रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। और फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसको लिख दो, राम ये, अच्छा ये क्या पता चल रहा है कि राम XY प्लेन में चल रहा है, क्लियर। तो 4,8 इसको क्या लिखेंगे, तो 4i क्या प्लस 8j क्या, ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि राम यहां से आ गया है। तो ये वाला पॉइंट था 2,2 और ये वाला पॉइंट था 4,8। अब कुछ लोग मत पड़ जाना मास्टर जी के पीछे, सर 8 तो ऊपर होता है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। माइनस इनिशियल में क्या लिखेंगे, 2i क्या प्लस 2j क्या, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2i क्या प्लस 6j क्या। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो, ये प्योर आपके ऊपर है, ध्यान से देखो। अब आप चाहोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, ध्यान से देखो। चलिए एक और सवाल मैं आपको कराता हूँ ताकि आपको पूरा फील आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक सा सवाल कराता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से गेम समझ में भी आ जाए। जैसे एक और सवाल देखिए, ठीक है, राम मूव फ्रॉम, ठीक है, 3,4 to 6,8, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 3D में बात करें क्या, नहीं 2D में, ठीक है, एक 3D में भी बात कर लेंगे, ठीक है। राम जो है मूव कर रहा है 3,4 से 6,8 पे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, रहीम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ राम, रहीम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ राम, रहीम जो है वो राम के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रहीम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रहीम कुछ भी इस कितना लेना चाहोगे आप, 20 यूनिट। इस सवाल का लॉजिक समझिए, सवाल क्या कर रहा है समझ में आ गया ना, एकदम सवाल को पहले फील कीजिए उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है, एक एक चीज करेंगे, पहले ट्राई कीजिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को, समझ में आ गया। चलिए अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको एक एक चीज, बेसिक चीजें क्लियर हो गया होंगे, है ना। ये सब देखो एकदम कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए इलस्ट्रेशन है, न्यूमेरिकल का जो वेक्टर का न्यूमेरिकल है उसका हम लोग तो एक अलग से सीरीज लेकर आएंगे, तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। ये सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करा रहे हैं। अच्छा देखो, पहले ये समझो कि राम जो है वो 3,4 से 6,8 में गया, रहीम जो है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन खास बात क्या है, अब राम का मैग्नीट्यूड कुछ भी, देखो अगर मान लो ये 3,4 है, ध्यान से देखो, और एक पॉइंट है 6,8, ये पॉइंट है 6,8, तो ये राम का मूवमेंट है ना, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, राम का पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर राम इस डायरेक्शन में चल रहा है तो रहीम भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन रहीम का मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, ठीक है, रहीम का मैग्नीट्यूड 20 यूनिट। सवाल क्या, ध्यान से सुनिए, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ राम एंड रहीम, ये है हमारा सवाल, क्लियर, क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, मैं पहले ही सॉल्यूशन करके लिख दिया था। तो अगर इस सवाल को देखेंगे तो चलिए सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं, क्या हुआ है इस सवाल में, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो राम जो है वो यहां से यहां चला, रहीम का क्या खास बात है, रहीम भी उसी डायरेक्शन में चला है जिस डायरेक्शन में राम चला है, लेकिन अंतर यह है कि रहीम का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट, है ना। तो सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर ऑफ राम निकाल लीजिए, क्लियर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ राम, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं RAM, राम, इस लॉजिकली समझ, आप कितना ये सब के सिंबल के पीछे हो, ये तो कुछ लोग ढक्कन है ना, लिखना ही पड़ेगा।
देखो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ राम सब्स्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूं। अगर आप पोजीशन वेक्टर ऑफ राम का बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो कितना होगा 6 माइनस 3 आई क्या प्लस देखो 8 माइनस 4 जे क्या, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ राम। तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? देखो रहीम का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ रहीम यही तो निकालना है आपको। अच्छा अगर आपको पोजीशन वेक्टर किसी भी चीज का निकालना है, ठीक है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर किसी भी चीज का निकालना है तो दो चीज चाहिए, वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रहीम तो दिया हुआ 20 यूनिट, लेकिन बाबा डायरेक्शन ऑफ रहीम क्या है? तो रहीम का वही दिशा है, वही डायरेक्शन में रहीम जा रहा है जिस डायरेक्शन में राम जा रहे हैं, है ना, ये राम जा रहा है। तो अगर राम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहीम जा रहा है, ठीक है। तो अब सवाल है कि राम का डायरेक्शन क्या है? तो अगर आप राम का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो समझ में आ रहा होगा, पोजीशन वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो देखो 3i क्या प्लस 4j क्या बाई 5, ये कैसे निकाले समझ में आ गया ना। देखिए किसी भी वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो यूनिट वेक्टर, तो आपको मैग्नीट्यूड वेक्टर लिख के उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए, यही हो गया हमारा, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन। अच्छा क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो अब आप इस डायरेक्शन में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है 3i क्या प्लस 4j क्या बाई 5, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ रहीम। क्लियर? और आप पूरी तरह से इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ रहीम इज इक्वल टू, ये अच्छे से सॉल्व करो तो 5 4, है ना। तो ये हो जाएगा 12i क्या प्लस 16j क्या, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ रहीम। क्लियर? अच्छे से देखो, समझ में आ गया होगा। तो मतलब अब क्लियर हो गया ना अच्छे से, ठीक है। चलिए